सबसे पहले लोकसभा चुनाव के पहले फेज के लिए मतदान का दौर जारी है। मध्य प्रदेश की अगर 6 सीटों की अगर हम बात करें तो 6 लोकसभा सीटों पर भी वोटिंग जारी है। मध्य प्रदेश में 2 बजे तक जो वोटिंग प्रतिशत आया सामने, उसमें यह जानकारी आ रही है कि 44.18% मतदान 2 बजे तक संपन्न हो गया। बालाघाट में अब तक सबसे ज्यादा, सीधी में अब तक सबसे कम मतदान दर्ज किया गया। बालाघाट में 52.83%, तकरीबन 53% मतदान दर्ज किया गया है बालाघाट में। छिंदवाड़ा में 49.68% मतदान दर्ज किया गया है। जबलपुर की अगर हम बात करें तो जबलपुर में स्थिति बेहद चिंताजनक है, क्योंकि यहां पर वोटिंग प्रतिशत है 38.14%। वहीं मंडला की अगर हम बात करें तो मंडला में तकरीबन 50%। यह आंकड़ा है, ये प्रतिशत में 49.68% मतदान हुआ है मंडला में। शहडोल में 40.82% मतदान हुआ है। वहीं अगर हम बात करें सीधी की तो सीधी में भी स्थिति बेहद खराब है मतदान को लेकर। यहां पर क्या जनता जागरूक नहीं है, क्योंकि वोटर्स वोट देने के लिए अब तक नहीं पहुंचे, बहुत कम संख्या में पहुंच रहे हैं। और जो वोटिंग प्रतिशत है वो यहां पर 34.65% है, यानी कि इन 6 सीटों में से सबसे कम मतदान दर्ज किया जा रहा है जबलपुर में और सीधी में। सीधी में 34.65% मतदान दर्ज किया गया है। वहीं जबलपुर में भी इसी के साथ इस तरह से मतदान दर्ज किया गया। अगर हम बात करें बालाघाट की तो बालाघाट में 52% से ज्यादा मतदान दर्ज किया जा रहा है। लोकसभा सीट पर पहले चरण का प्रचार बुधवार शाम को थम गया था। पहले चरण की सभी 6 लोकसभा क्षेत्रों में भारतीय जनता पार्टी ने लगातार प्रसार किया था और इन क्षेत्रों में आपको बता दें कि 40 से ज्यादा सभाएं हुई, 30 से ज्यादा स्थानों पर रोड शो किए गए, 25 से ज्यादा स्थानों पर कार्यकर्ता सम्मेलन भी आयोजित किए गए। वहीं कांग्रेस ने भी इन सीटों को जीतने के लिए पूरी ताकत झोंकी थी। कांग्रेस की तरफ से भी कई दर्जनों सभाएं की गई, रैली निकाली गई। 6 सीट पर कुल 88 उम्मीदवार चुनाव मैदान में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। पहले चरण में विंध्य और महाकौशल की सभी सीट पर प्रमुख रूप से भाजपा और कांग्रेस के बीच मुकाबला माना जा रहा है। लेकिन इस बीच यह भी आपको बता दें कि बालाघाट में स्थिति थोड़ा बिगड़ती हुई नजर आ रही है, क्योंकि यहां पर त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल रहा है बालाघाट में। लेकिन इस बीच जिसने ज्यादा कोशिश की है, जनता किसे अपना सिरमौर चुनती है, देखना होगा 4 जून को। लेकिन फिलहाल आज मतदान हो रहा है, मतदान को लेकर लगातार जागरूकता अभियान चलाया गया, लेकिन उसके बावजूद भी असर ये देखने को मिला है सीधी में और जबलपुर में, जहां पर तकरीबन 34-35% मतदान दर्ज किया गया है। हालांकि आपको बता दें कि अगर देश भर की बात करें तो 21 राज्यों में कुल 102 सीटों पर मतदान आज हो रहा है। लेकिन इस बीच लोकसभा चुनाव 2024 का आगाज हो चुका है पहले फेज के चरण के साथ, वोटिंग के साथ, और 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को मिलाकर 102 सीटों पर उम्मीदवारों की किस्मत लॉक होने जा रही है। इन सीटों में 9 सीट ऐसी भी हैं जिसमें केंद्रीय मंत्री चुनाव लड़ रहे हैं। जी हां, जिसमें अगर बात करें हम मंडला की तो फग्गन सिंह कुलस्ते मैदान में है। हालांकि विधानसभा के चुनाव वो हार गए थे, लेकिन एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी ने उन पर भरोसा जताया और उन्हें चुनावी मैदान में उतारा है। और इस बीच ये माना जा रहा है कि चुनावी जो फाइट है बेहद टफ मानी जा रही है। तो इस चुनावी मिजाज को समझने की आज हम कोशिश भी करेंगे। क्या कहता है वोटर्स और किनके दावों में जनता ने भरोसा जताया है, क्योंकि ईवीएम में किस्मत कैद होने जा रही है प्रत्याशियों की। हालांकि मतदान का दौर जारी है और अभी तक वोटिंग परसेंटेज की अगर हम बात करें तो संतोषजनक स्थिति नहीं है वोटिंग प्रतिशत की। पिछली बार की अपेक्षा इस बार थोड़ा वोटिंग प्रतिशत थोड़ा कम नजर आ रहा है। इन तमाम चीजों को समझने की कोशिश भी करेंगे। इस बीच मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं, सबसे पहले परिचय करवाते हैं आपका। हमारे साथ जुड़ रहे हैं दीप चंद्र राठौर हैं, कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बहुत अच्छा बोलते हैं, बहुत अच्छे प्रवक्ता हैं और कांग्रेस के पक्ष को बहुत अच्छे से बारीकी से जानते हैं और आंकड़ों के साथ उन तमाम तथ्यों को रखते हैं। दीप चंद्र जी, आपका बहुत स्वागत है।
हमारे साथ डॉक्टर परमवीर सिंह हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। डॉक्टर परमवीर जी, आपका बहुत स्वागत है सर। चुनावी नब्ज को बहुत अच्छे से आप जानते हैं। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, देश की तमाम जो सियासी गलियारे हैं वहां की बहुत अच्छी सी नब्ज को आप समझते हैं। जो प्रमुख सीटें हैं उनको लेकर भी मैं आपसे चर्चा करूंगा। और साथ ही हमारे साथ जुड़ रहे हैं अवधेश उपाध्याय हैं, बीजेपी प्रवक्ता हैं। अवधेश जी, बहुत स्वागत है आपका। बहुत दिनों के बाद एक बार फिर से हम आपके साथ चर्चा कर रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। और अवधेश जी, मैं शुरुआत आपसे करता हूं। चलिए, सबसे पहले मैं आपसे समझना चाहूंगा 102 सीटों पर, पूरे अगर देश की हम बात करें, उसके बाद मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी हम आएंगे। 102 सीट, जिसमें राज्य और केंद्र शासित मिलाकर 102 सीटों पर चुनाव हो रहा है। उम्मीद कितनी ज्यादा है इन 102 सीटों पर, कितनी ज्यादा उम्मीद है बीजेपी को? अवधेश जी, देखिए, दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का जो महापर्व है उसका शंखनाद आज से हो चुका है। और आज पूरे देश में, जैसा कि आपने बताया अभी, कि 102 सीटों पर जो है 21 राज्यों की 102 सीटों पर मतदान जारी है। जिसमें बात करें मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश में 6 सीटों पर अभी वोटिंग हो रही है। वहीं बस्तर, छत्तीसगढ़ में 1 सीट पर, जो बस्तर है उस पर सीट पर लोकसभा पर चुनाव हो रहा है। अब बात करते हैं उम्मीद। देखिए, उम्मीद जो है आज आप देख सकते हैं, सुबह से मैं देख रहा हूं टीवी पर, जो मतदाताओं में जो उत्साह देखने को मिल रहा है अद्भुत है। और जो उम्मीद है मतदाताओं की, आप देख रहे हैं किस तरह से कोई पूछ रहा है किस लिए वोट करना है, किसके लिए आपने वोट किया। तो सभी मतदाताओं का जो मैं देख रहा हूं वो यही कहना है कि हम जो है देश के विकास के लिए वोट कर। और यह सच्चाई है। कहीं ना कहीं जो चहुमुखी विकास देश में हो रहा है, बिना किसी जाति धर्म के आधार पर, बिना किसी भेदभाव के आधार पर, वो जनता तक पहुंच रहा है। तो ये उम्मीद, आप कह सकते हैं कि जो उम्मीद जनता की है वही पूरे देश की उम्मीद है। और वो 4 जून को पता लग ही जाएगा सबको। जी बिल्कुल। चहुमुखी विकास की बात अगर की जाती है तो एक तरफ कांग्रेस न्याय की बात करती है। दीपचंद्र जी, कांग्रेस को न्याय से कितनी ज्यादा उम्मीदें हैं इस बार? आदरणीय गुप्ता जी, देखिए, आज लोकतंत्र का महापर्व है। आज 21 राज्य 102 सीटों पर लोकसभा के प्रथम चरण के चुनाव है। आज जनता देश की प्रगति, देश की उन्नति, देश के विकास के लिए वोट करेगी। और अभी जिस तरह मेरे भाई अवधेश जी ने बताया, तो मैं इनको बताना चाहूंगा कि 102 सीटों पिछले 3 लोकसभा में 51 सीटों पे इन्होंने जीत दर्ज नहीं की। 51 सीटों में से 40 सीटें बीजेपी के पास है ऑलरेडी। अगर 40 सीटें बीजेपी नहीं बचा पाती है तो ये 400 का जो नारा दे रहे हैं, ये तो छोड़िए, अगर इनको 102 में से भी अगर 76 से 77 सीटें अगर लाती है तो भी ये 400 का नारा पार नहीं हो पाएगा, पहली बात तो। और दूसरी बात, जो इन्होंने कहा कि विकास की गंगा बह रही है, देखिए, विकास की गंगा तो जो इनके नवनीत राणा, जो भी इनकी पार्टी में शामिल हुई है, उन्होंने क्या कहा है कि भ्रम में ना रहिए कि प्रधानमंत्री जी को हवा या लहर चल रही है, पहली बात तो। और दूसरी बात, मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूंगा, बीते 10 सालों में से हम रिकॉर्ड बेरोजगारी, कमरतोड़ महंगाई, भ्रष्टाचार और अपराध जैसी अनेक समस्या और अन्यायों से जूझ रहे हैं। ऐसे में वक्त है इस परिपाटी में बदलाव लाने का। कांग्रेस के टाइम में 400 का सिलेंडर इन्होंने 11। ठीक है दीपचंद्र जी, आप एक बार फिर मैं आपके पास लौटूंगा, लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर है। छत्तीसगढ़ की 1 सीट बस्तर में मतदान जारी है और बस्तर लोकसभा की 6 सीटों पर वोटिंग खत्म हो गई है। यह बड़ी और अहम जानकारी। बीजापुर, दंतेवाड़ा, कोंडागांव, नारायणपुर में वोटिंग खत्म हो गई है। और इस बीच यहां पर आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में दोपहर 1 बजे तक 42% से ज्यादा मतदान दर्ज किया गया। बस्तर, जगदलपुर विधानसभा क्षेत्रों में 5 बजे तक वोटिंग चलेगी, लेकिन कुछ जगहों पर वोटिंग की प्रक्रिया खत्म हो गई है। छत्तीसगढ़ की 1 सीट बस्तर में मतदान को लेकर मतदान से जुड़ी अपडेट, जहां बस्तर की लोकसभा की 6 सीटों पर मतदान खत्म हो गया। और चर्चा हम लगातार कर रहे हैं। हमारे साथ डॉक्टर परमवीर जी हमारे साथ बने हुए हैं, चुनावी विश्लेषक हैं। डॉक्टर परमवीर जी, आप मुझे समझाइए, अगर हम बात करें वोटिंग परसेंटेज को लेकर, जो ये रुझान निकलकर सामने आ रहे वोटिंग परसेंटेज को लेकर, क्या संतोषजनक नजर आते हैं? मतदाता जागरूक नजर आते हैं कि घर से लोग निकल रहे हैं, मतदान के प्रति लोग अवेयर हैं? मतदाता हमें काफी समय से, अब देखा जाएगा पिछले 10 साल की बात करें तो
मतदाता जागरूक हुआ है, वोटिंग परसेंटेज भी बढ़ा है। लेकिन पिछले 2-3 दिन से नॉर्थ इंडिया के अंदर, उत्तरी भारत के अंदर गर्मी की एकदम से जो बढ़ी है, तो ऐसी उम्मीद की जा रही थी कि अगर गर्मी बढ़ती है तो थोड़ा सा चुनाव के ऊपर फर्क पड़ेगा। लेकिन जैसे अब शाम का समय है तो ये पहले भी देखा गया है ऐसा कि 3 बजे के बाद 5 बजे तक फिर वो चुनाव पे लोग ज्यादा निकल जाते हैं काम करते, वोटिंग डालने के लिए। तो अभी शाम तक हमें इंतजार करना होगा। लेकिन वोटिंग परसेंटेज उम्मीद है कि पिछले साल के बराबर तो रहने ही जाने वाला है, इससे कम नहीं जाएगा कहीं पर जी। और इस बार के चुनाव में जो अलग बात देखी गई है, बड़ा साइलेंट से चुनाव हो रहा है। जैसे आम पहले हमारी होता था, पिछले 2019 का चुनाव भी देखा था कि वो ढोल नगाड़े बजना और शहर को पूरे बांट देना फ्लैक्स वगैरह से, तो वो पिछले सालों के मुकाबले कम रहा है इस बार सभी पार्टियों का। कोई एक पार्टी इसमें नहीं है कि इस पार्टी ने कम करा हो। चुनाव साइलेंटली लड़ा जा रहा है कि जनता के बीच में अपनी बात रखी जा रही है। हर दल अपनी बात रख रहा है, चाहे भाजपा के लोग अपना विकास का बात रखते हो, चाहे कांग्रेस के लोग, जैसे अभी टीवी डिबेट पर सुना है हमने, अपनी वो अपनी बात रख, अपनी असंतुष्टता जाहिर करते हो सरकार से। तो फैसला वोटर को करना है और वो वोटर करेगा फैसला। लेकिन यहाँ पर 2 बातें देखने की होंगी। देखिए, चुनाव के अंदर पॉलिटिकल पोस्चरिंग, यानी कि अपना आक्रामक रूप दिखाना या डिफेंसिव रूप दिखाना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। बीजेपी ने शुरुआत से अपने चुनाव कैंपेन के ऊपर धार दे रखी थी कि अब की बार 400 पार। तो शुरू में तो विपक्ष का, इंडी गठबंधन का जो पूरा डिफेंसिव मोड पे भी नहीं थे, वो कहने लगे थे कि 400 नहीं पार हो पाएगा। मतलब एक तरीके से वो ऐसा प्रिटेंड कर रहे थे कि जीत तो जाएंगे लेकिन इतना बड़ा आंकड़ा नहीं होगा। तो इससे कैंपेन जो था उसकी राह थोड़ी दिशा भंग हुई विपक्ष की देखा जाए। फिर उसके बाद अभी चुनाव से कुछ दिन पहले तक शुरू हुआ है डिफेंसिव पोस्चर से बाहर निकलकर इंडी गठबंधन का लोग अपने आप को हमलावर हुए हैं कि नहीं आप जीत नहीं पाएंगे इसका नहीं। लेकिन तब तक देर हो जाती है इस चीजों में। बार किसी भी डिबेट पे आप उठाएंगे, बाद में उठाएंगे, फिर 400 नहीं हो पाएगा। लेकिन उनको ठोकर ये नहीं कह पा रहे कहीं पर भी कि हम लोग सरकार बनाने जा रहे हैं, हम लोग सरकार बनाने जा रहे हैं, ऐसा नहीं दिखने को मिल रहा है। तो उसका अंत क्या होता है कि वोटर को लगता है कि नहीं भाई यही जो सरकार है रिपीट होने वाली है। तो उनके रुझान में भी फर्क आता है। जो वोटिंग में अगर ये फर्क आया तो इंडी गठबंधन के लिए अच्छे लाभ नहीं मिल पाएंगे, ऐसा लगता है, मेरा मानना है। और दूसरी बात देखिए, ठीक है डॉक्टर परमवीर जी, मैं आपके पास आऊंगा और सारे मेहमानों के पास में आऊंगा, लेकिन इस बीच बस्तर का रुख करेंगे। हमारे सहयोगी वैभव श्री पांडे हमारे साथ बने हुए हैं। वैभव, ये जानकारी सामने आ रही है कि 6 सीटों पर मतदान की प्रक्रिया खत्म हो गई है। हालांकि कुछ बची हुई सीटों पर मतदान 5 बजे तक चलेगा। क्या अपडेट अभी? बिल्कुल, जो बस्तर लोकसभा है उसमें से जो 6 विधानसभा हैं, जिनमें से कोंटा है, बीजापुर है, दंतेवाड़ा है, नारायणपुर है और जगदलपुर और चित्रकूट का जो हिस्सा है, जगदलपुर में कुछ हिस्सा है, वहाँ पे मतदान की प्रक्रिया समाप्त हो गई है और 3 बजे के बाद जो मतदान केंद्र है उसको बंद कर दिया गया है। मैं इस वक्त दंतेवाड़ा के गीदम मतदान केंद्र में, और यहाँ पे आप देख सकते हैं पूरी तरह से जो मतदान केंद्र है वो अब खाली नजर आ रहे हैं। अब मतदाता नहीं है। जो मतदान कर्मी है वो सील पैक करने की प्रक्रिया को पूरी कर रहे हैं और गेट को बंद कर दिया गया है। तो यहाँ पे मतदान पूरी तरह से समाप्त हो गया है। अब यहाँ पे किसी भी मतदाता को आने की इजाजत नहीं है। ये बूथ है, बूथ को जो है बूथ के जो गेट हैं उनको लगा दिया गया है, बंद कर दिया गया है और सील की जो प्रक्रिया है, जो ईवीएम को सील करने की प्रक्रिया है वो अंदर कमरे के अंदर जारी है। और ये दंतेवाड़ा, बीजापुर और जो कोंटा, जो कि अति संवेदनशील इलाके हैं, यहाँ जो मतदान कर्मी हेलीकॉप्टर के माध्यम से भेजे गए थे अलग अलग जगहों पर, उन्हें अब हेलीकॉप्टर के माध्यम से ही जिला मुख्यालय वापस भी लाया जाएगा। यहाँ अब तक जो जानकारी आई है उसके मुताबिक बहुत शांतिपूर्ण तरीके से मतदान संपन्न हुआ है। कहीं से कोई ऐसी खबर नहीं है जिससे कि मतदान कहीं पे प्रभावित हुआ हो। और ईवीएम में भी खराबी को लेकर इस बार कहीं से बहुत ज्यादा शिकायत नहीं आई है। 1-2 स्थानों पर जरूर खबरें थी, लेकिन वहां पे भी सुचारू रूप से मतदान की प्रक्रिया को पूरी करा लिया गया है। ठीक है वैभव, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए, तमाम तस्वीरें दिखाने के लिए। तो 6 विधानसभा सीटों पर मतदान की प्रक्रिया खत्म हो गई है और इस बीच यहाँ पर जो मतदाता कर्मी हैं वो यहाँ पर पूरी तरह से अपनी ड्यूटी को निभा रहे थे। हालांकि इस बीच यहाँ पर जनता काफी संख्या में यहाँ पर लोग पहुंचे, अपने मतदान का प्रयोग भी किया। लेकिन इस बीच वापस लौटेंगे अपने मेहमानों के पास। अवधेश जी, मैं आपके पास लौट रहा हूं, क्योंकि दीपचंद्र जी ने यह दावा भी कर दिया कि आप मैक्सिमम 60, 70, 77 इससे ज्यादा नहीं जीत पाएंगे 102 सीटों में से, जो आप दावा कर रहे हैं। और आपने दावा किया 400 पार का नारा, इसका आधार क्या है? आप आधार बता दीजिए अवधेश जी। देखिए संभव जी, जो 400 पार का जो नारा है, ये नारा नहीं है,
ये देश की जो जनता है उसका विश्वास है अपने देश के प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रति। उनको पता है कि यदि हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी कोई गारंटी देते हैं, कोई काम करने की बात करते हैं, तो उसको पूरा करते हैं, पूरा करने की गारंटी देते हैं। यही कारण है कि आज जो मतदाता है उसमें आप देखिए उत्साह देखने को मिल रहा है। वो कह रहे हैं, पूछे, मैंने कई रिपोर्टर्स देखे, कई टीवी पर चैनल पर देखे हैं, वो कह रहे हैं भाई क्यों वोट किया, किसको वोट किया आपने? वो बोलते हैं भाई हमने वोट किया है विकास के लिए। जिस तरह से देश में विकास की बयार चल रही है, हम चाहते हैं ये जो विकास की बयार है ये 10 गुनी रफ्तार से चले। तो पहले क्या था, पहले जो सरकारें थी हमारे देश में वो परिवारवाद की राजनीति करती थी, भ्रष्टाचार की राजनीति करती थी, तुष्टिकरण की राजनीति करती थी। अब क्या है, 2014 के बाद जो है देश में एक नई लहर आई विकासवाद की, और अब 2024 चल रही है। आप देखिए विकासवाद की ही राजनीति पूरे देश में चल रही है। किस तरह से देखिए गरीब लोगों को आज घर मिल रहा है, 5 करोड़ से ज्यादा गरीबों को घर मिला है प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से। जो बहन बेटियां जो है जहरीले धुएं से लड़ती थी, उनको यदि मुक्ति दिलाई है जहरीले धुएं से किसी ने, तो मोदी सरकार ने दिलाई। किसी गरीब को यदि 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज मिल रहा है तो वो मोदी सरकार द्वारा दिया जा रहा है। आज यदि नए 7 IIM बन रहे हैं, नए 7 IIT बन रहे हैं, 16 ट्रिपल IIT बन रहे हैं, 22 नए एम्स बन रहे हैं, तो वो मोदी सरकार की देन है देश की। आज जो पहले 2014 से पहले जो सड़कों का निर्माण होता था 12 से 13 किलोमीटर पर डे का, आज यदि वही निर्माण जो है 40 से 50 किलोमीटर पर डे हो रहा है, तो वो मोदी सरकार की देन। आज यदि भारत हमारा स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरिंग का हब बना हुआ है, पूरे विश्व में नंबर 1 बना हुआ है, वो मोदी सरकार की देन है। अभी बेरोजगारी की बात कर रहे थे मेरे भाई दीपचंद्र जी, अब देखो बेरोजगारी पर आ जाइए आप। 2014 में जो बेरोजगारी दर थी संभव भाई, जब कांग्रेस छोड़ के गई थी सत्ता से निकल के गई थी, उस समय कांग्रेस छोड़ के गई थी 6%, 6.5% के लगभग। आज के समय में यदि आप देखें वही बेरोजगारी दर जो है घटकर जो है 3.2%। तो ये मैंने कह रहा हूं, ये राष्ट्रीय नमूना संरक्षण है, उसकी रिपोर्ट कह रही है जो 2023 में आई। दूसरी बात बेरोजगारी की बताता हूं, जो PF अकाउंट हमारे देश में 2014 में 8 करोड़ थे, वो आज 2024 में बढ़कर 26 करोड़ हुए हैं। 3 गुना वृद्धि हुई है PF अकाउंट में। अब शायद दीपचंद जी को पता होगा कि PF अकाउंट कौन खुलवाता है। भाई बेरोजगार तो खुलवा नहीं सकता, रोजगार जो करता है उसी का खुलता है। तो कहीं ना कहीं जो बेरोजगारी दर है, बेरोजगारी जो हमारे देश में, वो कम करने में पूरी तरह से सरकार लगी हुई है। और हम बात करें अगर महंगाई की, महंगाई कम हुई है क्या? कांग्रेस ये बार बार पूछती है। बात करें तो देखिए आज देखिए हम जो है 5वीं अर्थव्यवस्था बनकर जो उभरे हैं पूरे विश्व पटल पर, वो कहीं ना कहीं इसके काम हो रहा है महंगाई के ऊपर। ऐसे तो आ नहीं गया 5वें नंबर पर, तो काम हो रहा है विकास के लिए। लेकिन ऐसा होता है, कोई अगर जो वैसी बीमारी होती है, खतरनाक बीमारी, उससे निपटने के लिए थोड़ा टाइम तो लगता ही। जो बीमारी कांग्रेस पार्टी खड़ी करके गई थी 70 साल में, उसको खत्म करने के लिए जो दवाई दी जा रही है, वो धीरे धीरे जो बीमारी है वो खत्म हो रही है। अब बिल्कुल खत्म हो जाएगी 2024 के बाद, आप देखते रहिएगा। ठीक है दीपचंद्र जी, आप मुझे बताइए, जैसे कि बीजेपी कह रही है कि उसके पास मोदी मैजिक है, मोदी का चेहरा है जिससे उसकी उम्मीदें हैं, लेकिन कांग्रेस के पास क्या है? कांग्रेस खुद न्याय मांग रही है। न्याय चाहिए किन चीजों से? महंगाई, बेरोजगारी, ये तमाम चीजें हैं, और लेकिन इनको कोई मुद्दा ही नहीं मानता। आदरणीय गुप्ता जी, देखिए ये चुनाव एक विचारधारा का चुनाव है। एक तरफ RSS प्लस बीजेपी, एक तरफ संविधान है और एक लोकतांत्रिक सिस्टम है, उसको खत्म करने की कोशिश की जा रही है। तो दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन कांग्रेस पार्टी संविधान के लोकतांत्रिक को डिफेंड करने की कोशिश कर रही है, और उसकी सुरक्षा के जितने भी रक्षा के लिए जो कदम होने चाहिए उठाने के लिए हम तत्पर तैयार है। हम चुनाव के अंदर जो जनमानस के मुद्दे हैं, चाहे बेरोजगारी हो, चाहे महंगाई हो, चाहे भागीदारी हो, चाहे हादसे पे कोई आदमी हो, चाहे किसान की बात हो, हम उनकी बात पर चर्चा करते हैं, जबकि भारतीय जनता पार्टी उन पर चर्चा करना नहीं चाहती। और देखिए मोदी गारंटी का मतलब है चाइनीज की गारंटी। मैं आपको बताना चाहूंगा कि उनका 2014 का जो मैनिफेस्टो पेज नंबर 5 पे लिखा था, स्पेशल टास्क फोर्स बनाकर विदेशों से काला धन लाएंगे, क्या क्या इन्होंने इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड लेकर आगे। दूसरा 5 नंबर 6 पे लिखा था कि रुपए को मजबूत करेंगे डॉलर की तुलना से। हमारा जो रुपया 54 रुपये था उसको पहुंचा दिया 86 रुपए के ऊपर। पेज नंबर 8 पे लिखा था कि नॉर्थ ईस्ट को हम मजबूत करेंगे। आपने और हमने सबने देखा कि मणिपुर का क्या हाल है, उस पर ये बात करना नहीं चाहते। पेज नंबर 15 पे इन्होंने लिखा था, 2014 में लिखा था कि हम 100 स्मार्ट सिटी बनाएंगे,
तो अवधेश भाई बताते हैं 100 स्मार्ट सिटी कहाँ बनी है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूंगा गुप्ता जी, 2014 में तो ये आए थे अवधेश जी, 2024 में चले जाएंगे, क्योंकि छत्तीसगढ़ और MP वाले बहुत अच्छा स्वागत करते हैं और इस बार ढोल नगाड़ों के साथ इनकी विदाई तय है। ये जो चुनाव है, आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूंगा, ये जो चुनाव है 102 सीटों पे, तो ये जो चुनाव है 400 जो हमारे टाइम में सिलेंडर था तो इन्होंने 1100 के पार कर दिया, उसके खिलाफ में चुनाव है। हमारे टाइम में पेट्रोल 60 रुपए था, इन्होंने 100 के पार कर दिया, उसके खिलाफ में चुनाव है। चीन जो हमारी सीमा में घुस गया है, उसके विरुद्ध में चुनाव है। अग्निवीर योजना जो लेकर आए उसके खिलाफ ये चुनाव होने, इसके खिलाफ ये युवा वोट देने जा रहा है। संविधान और लोकतंत्र को बचाने के खिलाफ में इस देश का युवा और इस देश को संविधान को बचाने के लिए आज देश की जनता वोट देने के लिए जा रही है। जो सोनम वांगचुक है, जो लद्दाख के अंदर अपनी समस्या बता रहे हैं, देश के प्रधानमंत्री को सुनने के लिए तैयार नहीं है। ये उनके हक के लिए वोट मांगने की तैयारी की जा रही है। तो फिर विधानसभा चुनाव में क्या हो जाता है? राजस्थान हाथ से चला जाता है, छत्तीसगढ़ हाथ से चला जाता है, मध्य प्रदेश था वो भी हाथ से पहले ही चला गया था, इस बार वो भी नहीं आ पाया। देखिए, चुनाव के अंदर जो भी पार्टी आती है गुप्ता जी, कोई ये कह के नहीं आती कि हम चुनाव हारेंगे। और चुनाव के अंदर जो जनता जनमानस होती है, जिसको आशीर्वाद देती है, देखिए जो हमारे जो मुद्दे से शायद जनता के मतलब बीच में हम सही उनको प्रस्तुत नहीं कर पाए, या जनता हमारे चुनाव मुद्दों को समझ नहीं पाई है, लेकिन कहीं ना कहीं जो जुमले जो वादे हैं, मोदी जी एक्टिंग बहुत दीपचंद्र जी, शायद आप ये चीज कह रहे हैं कि आप जनता पे सवाल खड़े कर रहे हैं, आप ये नहीं कह रहे हैं कि आपके नेता अगर एकजुट हो जाएं, एकजुट होकर उस बात को पहुंचाने की कोशिश करें तो ज्यादा वर्डन पड़ेगा। एक नेता कहता है ईवीएम पर सवाल खड़े करता है कि ईवीएम हैक हो जाती है, जबकि दूसरा कहता है कि ईवीएम ठीक है, हम चुनाव के लिए तैयार हैं। ऐसे में आपके नेता खुद एकजुट नहीं हो पाते हैं। बैलेट पेपर पे करवाइए ना, तो तैयार हम बैलेट पेपर पे करवाइए। आप देखिए ना, आपने खुद कई बार तो यूपी के अंदर भी हमने देखा, राजस्थान में कई बार देखा है, छत्तीसगढ़ में भी देखा है कि ईवीएम पकड़ी गई है इलेक्शन के टाइम में। पर क्या हुआ कि उनसे कोई एक्शन नहीं होता है, उनके ऊपर कोई लगाम नहीं लगी जाती है। उसके बाद क्या हुआ, भारतीय जनता पार्टी जीत कर आती है। आप बताइए, छत्तीसगढ़ और MP के अंदर तो किसी प्रवक्ता ने भी नहीं कहा था कि हम विधानसभा का इलेक्शन जीतेंगे, लेकिन ये जीत गए। बताइए आप, कहीं ना कहीं तो मशीनरी का दुरुपयोग हो रहा है, इसमें कोई संदेह नहीं है। ठीक है, वो जल्दी से आपकी बात पे कुछ काउंटर करेंगे। अवधेश जी, ठीक है, संभव जी जो दीपचंद जी बात कह रहे हैं छत्तीसगढ़ की, छत्तीसगढ़ जब से एक नया राज्य बना है तब से आप आंकड़ा उठा के देख लीजिए, चाहे 2014 ले लीजिए, 2009, 2014, 2019, वहां जितनी 11 सीटें हैं, 11 की 11 सीटों पे आप लगाइए, एक दो को छोड़ के हमेशा भाजपा ने जीत हासिल की है। 2004 में, 2009 में 11 में से 10 सीटें भाजपा के पास थी, 2019 में 11 में से 9 सीटें थी, और इस बार हमारी पूरी 11 में से 11 होंगी, ये मैं आपको आश्वस्त करता हूँ। ठीक है, मध्य प्रदेश में आ जाइए, 2019 में कितनी सीटें थी पूछ लीजिए इनसे, दीपेंद्र राठौड़ जी से। एक सीट बची थी, वो भी चली जाएगी इस बार, आप देखते रहिएगा। तो ये कहां की बात कर रहे हैं? देखिए, इस समय पूरी देश का जो मूड है, पूरी देश की जनता का जो मूड है, वो एक तरफा मूड है। उनको ये पता है कि यदि हम एक ऐसे व्यक्ति को चुनते हैं जो गारंटी देता है, गारंटी पूरी करने की गारंटी देता है, तो हमारा जो भविष्य है वो उज्जवल है, हमारे बच्चों का जो भविष्य है वो उज्जवल है। और एक तरफ ऐसा गठबंधन है, एक कहावत आपने सुनी होगी संभव जी, कि कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमती ने कुंडवा जोड़ा। ना उसके पास नीति है गठबंधन के पास, ना नियति है और ना नेता है। तो ये देश की जनता बखूबी देख रही है, अच्छी तरह से देख रही है। ठीक है, डॉक्टर परमबीर जी, डॉक्टर परमबीर जी, अगर हम बात करें, जैसे कि अवधेश जी कह रहे कि छत्तीसगढ़ की 11 की 11 सीट ठीक है, मध्य प्रदेश की अगर हम बात कर लेते हैं 29 की 29 सीट, और जैसे कि कांग्रेस कह रही है हम तकरीबन 10 से 15 सीट हम जीतेंगे मध्य प्रदेश में, कांग्रेस कह रही है। अगर ऐसे में एक सीट जो छिंदवाड़ा जीतने की कोशिश है बीजेपी की, कुल मिला के 29 की 29 सीटें जीतने की कोशिश है, अगर ऐसे में 10 से 15 सीटें कांग्रेस जीत जाती है तो बड़ा डेंट लग सकता है भारतीय जनता पार्टी को मध्य प्रदेश में। संभव जी, देखिए, चुनाव का 4 जून को रिजल्ट आ जाएगा, कौन जीतेगा कौन हारेगा, अभी उसकी भविष्यवाणी किसी को कोई व्यक्ति भी सटीक रूप से नहीं कर सकता, तो मैं भी नहीं कर सकता उसके। लेकिन यहाँ पर मैं एक बात कहना चाहूंगा, यहाँ पर देखिए, कांग्रेस पार्टी के अंदर अभी संगठन के अंदर बहुत सारा उथल पुथल चल रही है। हम लगातार देखते हैं कि कांग्रेस की पार्टी की जो परेशानी है वो संगठन स्तर से शुरू होती है। हाईकमांड कल्चर कांग्रेस में था, जो दिल्ली से कुछ कहते हैं तो उसको राज्यों में कितना इम्प्लीमेंट हो पाता है वो देखने वाली बात रह जाती है। बारम्बार यहाँ से लोग छोड़कर जा रहे हैं कि जो कांग्रेस का देश विरोधी स्टैंड है,
कांग्रेस के गौरव वल्लभ के राष्ट्रीय प्रवक्ता थे, वो छोड़कर गए, लेकिन उन्होंने बड़े गंभीर आरोप लगाए थे अपने इस्तीफे में कि जो लगातार सनातन विरोधी और जो वेल्थ क्रिएटर्स हैं देश के, उनके खिलाफ जो मोर्चा कांग्रेस पार्टी खोले गए उससे वो सहज नहीं थे। और ये कहीं ना कहीं सबके लिए परेशानी का सबब बन जाता है इस तरीके की बातें। जैसे अभी ईवीएम का बार बार मुद्दा उठाया जाता है, परसों ही सुप्रीम कोर्ट से निर्णय आया है, सुप्रीम कोर्ट ने क्लीन चिट दी है ईवीएम को। उन्होंने कहा है, जो अपने पूरा निर्णय मैंने डिटेल में पढ़ा था, कि ईवीएम और वीवीपैट में कोई वो दिक्कत वाली बात नहीं है, वो है, उसके ऊपर कोई समस्या नहीं है। और जो बार बात की जाती कि गलत वोट डलता था वो बीजेपी की तरफ जाता था, सुप्रीम कोर्ट ने उस पर भी निर्णय दिया है। सुप्रीम कोर्ट के ऊपर भारत के सभी नागरिकों को विश्वास है ना। सुप्रीम कोर्ट ने एक बात और रखी है, जो सरकार के आगे इस बार इलेक्शन में लागू नहीं होगा, लेकिन आने वाले समय में होगा, कि वीवीपैट का और वोट का मिलान कराकर भी देना होगा। लंबी प्रक्रिया है, शायद इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने इस पर कुछ डेडलाइन नहीं रखी है। तो ईवीएम पर ठिकरा नहीं फोड़ा जा सकता था, कोई पार्टी नहीं बोल सकती है। आपको संगठन मजबूत करना होगा आपका। आप अगर आइए मध्य प्रदेश में जाइए, छत्तीसगढ़ में जाइए, तो यहाँ पर तो फिर भी आपके कांग्रेस का संगठन कुछ मजबूत है, लेकिन और राज्यों में संगठन इतना कमजोर, इतना भी मजबूत नहीं है कि उन्हें किसी और पार्टी के, बिना किसी पार्टी के वो चुनाव लड़ सके। और इस बात आप ध्यान देने वाली बात होगी, कांग्रेस पार्टी के इतिहास में, स्वतंत्र भारत के इतिहास में पहली बार हो रहा है जब देश की सबसे पुरानी पार्टी मात्र 250 सीटों के लगभग चुनाव लड़ रही है। तो सब 50% सीटों पर चुनाव लड़ रही है देश में। बाकी सीटें उसको छोड़नी पड़ी हैं अपने अलायंसेस के लिए, इंडियन अलायंसेस के जो लोग हैं उसके। तो स्थिति कोई अच्छी नहीं है। और ऐसी स्थिति के अंदर कोई हमें ऐसा देखना कि हम कांग्रेस की तरफ से कोई प्रधानमंत्री देखने वाले हैं इस बार के चुनाव में, तो देखिए साहब, ये तो आंखें खोल कर सपना देखने वाली बात होगी। ये संभव नहीं है। अगर एक बार को मान लेते हैं कि जितनी सीटों पे कांग्रेस लड़ रही है, कांग्रेस 100% सारी सीटें जीत गई हो, तो सरकार बनाने की स्थिति में तो कांग्रेस अकेले तब भी नहीं रहने वाली। तो आप लड़ी मात्र 250 सीटों पे रहे हैं। तो इस समय यही पॉलिटिकल पॉलिटिक्स जो होती है, जो जनता में संदेश देती है, जनता का विश्वास ऐसी चीजों पर कम होता है। जी, अगर डॉक्टर परमवीर जी, अगर हम बात करें मंडला की, मंडला को जहां पर चुनौती बहुत ज्यादा है, फग्गन सिंह कुलस्ते मैदान में है, कांग्रेस को यहां पर उम्मीद है, तो ऐसे में हम माहौल यहां पर समझने की कोशिश करेंगे। हालांकि ये तो नहीं कह सकते कौन किस पर भारी है, मेहनत दोनों ही दलों ने खूब की है, लेकिन यहाँ का माहौल क्या नजर आता है मंडला में? अब देखिए, कांग्रेस पार्टी और भाजपा का अगर देखें तो अगर तो हम देश के स्तर पे देखते हैं बात को, तो प्रधानमंत्री मोदी को लोग अपना पहली पसंद मानते हैं, और सारे सर्वे भी बताते हैं कि 62% लोग देश के मानते हैं। लेकिन अगर हम एक किसी सीट पर आ जाए, जैसे आपने मंडला सीट की बात करी है यहाँ पर, अब यहाँ पर विचार जो आपस में कंपटीशन हो रहा है, वो पार्टी वर्सेस पार्टी है, और लेकिन वो कैंडिडेट वर्सेस कैंडिडेट भी हो जाता है। तो कई जगहों पे ऐसी पॉकेट्स देखी जा रही हैं जहाँ पर कैंडिडेट को तो लोग स्वीकार कर रहे हैं, लेकिन उसकी पार्टी को स्वीकार नहीं करते हैं। तो उसमें कितना अंतर, आप लोग अपने कितनी भावनाओं में बहते हैं, इसका रिजल्ट आता, कोई सटीक अनुमान नहीं लगाया जा सकता इस चीज का। दोनों तरफ के खेपों में ऐसा हो रहा है कि पार्टी को स्वीकारता नहीं है, लेकिन कैंडिडेट की स्वीकारता है। तो देखना होगा तो कितना रिजल्ट आता है उस चीज का। ठीक है, अवधेश आप मुझे बताइए थोड़ा मंडला सीट को लेकर क्या लगता है, और कितनी ज्यादा उम्मीदें हैं मंडला सीट में इस बार? देखिए, मध्य प्रदेश की मंडला की बात कर ही रहे हैं, लेकिन तो 6 सीटों पर चुनाव हो रहा है, 6 की 6 सीटों पर भाजपा पूर्ण बहुमत से जीतने वाली है। ये मैं आपको आश्वस्त करता हूँ। वहां की जो जनता का जो प्रेम है देश के प्रधानमंत्री के प्रति, वो देखने को मिल रहा है। जिस प्रकार से आपको पता है, पहले जहाँ बिजली नहीं आती थी गाँव में, मैं विधानसभा में कुछ क्षेत्रों में गया था, इधर सतना जिले में गया था, उधर कुछ भोपाल के आसपास के गाँव में गया था मैं। वहां मैंने ये देखा, जहाँ गाँव में बिजली नहीं थी, लोग मतलब बिजली के लिए एक तरह से सपना हो गया था, वहां आज 24 घंटे बिजली आ रही है। और जो गांव की सड़कों को कोई देखते ही नहीं था, कभी सोचे नहीं कि गांव में कभी सड़कें बनेंगी, वहां आज पूरी तरह से सीमेंटेड रोड बनी हुई है। ये भाजपा सरकार की देन है वहां मध्य प्रदेश में। तो कहीं ना कहीं जो विकास मध्य प्रदेश का क्या पूरे देश का हुआ है, वो दिख रहा है इस समय लोगों को। ये नहीं है कि हवाबाजी कर रहे हैं। अब ये कह रहे हैं कि भाई हम आएंगे तो हम 30 लाख नौकरी लाएंगे। अरे भाई 30 लाख नौकरी लाओगे कहां से, ये तो बताओ। यहाँ मैंने आपको बताया, मानिए आप 7 नए IIM बने, ठीक है, उसमें रोजगार मिला लोगों को। नए IIT बने हैं, उसमें रोजगार मिला है। 22 नए एम्स का निर्माण हुआ है, उसमें रोजगार मिला है। अब आप देखिए, जो 74 जो 74 जो हमारे एयरपोर्ट थे, वो 144 हो गए बढ़कर। तो कहीं ना कहीं तो रोजगार मिल रहा है ना लोगों को। आज हमारा देश जो है, भारत विश्व पटल पर स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरिंग का पूरा हब बना हुआ है विश्व पटल पर। तो कहीं ना कहीं लोगों को रोजगार मिल रहा है।
पीएफ अकाउंट्स बढ़ रहे हैं। तो ये देखिए कहीं कुछ कहने की जरूरत नहीं है। अब लेकिन अवधेश, आप जब बात करते हैं मोदी मैजिक की, तो विधानसभा चुनाव में मोदी मैजिक नहीं चल पाता। फग्गन सिंह कुलस्ते यहां से हार जाते हैं, उन्हीं हारे हुए प्रत्याशी को मैदान में फिर से उतारा जाता है लोकसभा में। उसको लेकर मैं समझने की कोशिश कर रहा हूं, क्या मोदी मैजिक चल पाएगा इस बार? क्योंकि 23 में विधानसभा चुनाव में तो नहीं चला था। देखिए, विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव में बहुत फर्क होता है। हाँ संभव जी, विधानसभा के जो मुद्दे होते हैं वो अलग होते हैं, लोकसभा का मुद्दा अलग। मैंने बताया ना आपको, दो विकल्प हैं देश के सामने। एक ऐसा गठबंधन है जिसके पास ना तो नीति है कोई, ना ही उनके पास कोई नियत है काम करने की, और ना ही कोई नेता है उनके पास नेतृत्व करने की। और एक तरफ एक ऐसी पार्टी है जिसको जो कहती है वो करती है। जो 2014 में हमने देश के साथ वादा किया था वो पूरे किए, 2019 में जो किए वो पूरे किए, और 2024 में जो हमने किए वो पूरा करेंगे। चाहे आप राम मंदिर का मुद्दा उठा लीजिए, 370 हटाने का मुद्दा उठा लीजिए आप, या फिर ट्रिपल तलाक हटाने का मुद्दा उठा लीजिए आप, और आपका ये जो है उज्ज्वला योजना, मैंने बताया आपको, जो जहरीले धुएं से जो मुक्ति दिलाई है मोदी सरकार ने, ऐसी बहुत सारी योजनाएं हैं। आयुष्मान योजना है। तो ये सब कहीं ना कहीं इससे जो है देश की जनता को लाभ मिला है। प्रधानमंत्री आवास योजना है, अन्य योजना है। तो जो लाभार्थी हैं जिनको लाभ मिल रहा है वो ये जान रहे हैं कि अब जो है एक तरफ विकासवाद की राजनीति है, दूसरी तरफ जो परिवारवाद की राजनीति। कोई अपने बेटे को चाहता है, कोई अपनी बेटी को चाहता है कि ये प्रधानमंत्री बने, ये प्रधानमंत्री बने। लेकिन हम चाहते हैं, भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि हमारा देश कैसे आगे बढ़े, कैसे हम विश्व गुरु बने, कैसे हमारे युवाओं को रोजगार मिले, कैसे हम सशक्त बने। ठीक है दीप चंद्र जी, ना नेता, ना नियत और ना नीति, कैसे करेंगे मुकाबला फिर? आदरणीय गुप्ता जी, देखिए अवधेश भाई ने जी ने तो जो उनको स्पीच जाती उसकी रिट्रीट स्पीच करते हैं। मैं इनको बताना चाहूंगा, क्या देश के प्रधानमंत्री में हिम्मत है कि वो आकर कहे कि अगर मैंने काम किया है तो मुझे वोट दीजिए, अगर कोई काम नहीं किया है तो मुझे वोट मत देना। हर साल 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने का उन्होंने वादा करा था। प्रधानमंत्री ने 75 पन्नों के इस जुमले पत्र में आंकड़ा तक नहीं दिखाया कि पिछले 10 सालों में उन्होंने कितने युवाओं को रोजगार दिया। पहली बात तो प्रधानमंत्री ने महंगाई कम करने का भी वादा किया था, लेकिन महंगाई का स्तर कम होने के बजाय बढ़कर दुनिया में दूसरे नंबर पर पहुंच गया है अवधेश भाई। तीसरा, पिछले 10 सालों में का कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स देखे तो पिछले 10 साल में भारत में महंगाई 70% बढ़ी है। किसानों की आय दुगनी करने का इन्होंने वादा करा था। आज किसानों की आय 27 रुपए है। अवधेश भाई उस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, बीजेपी ने इस बार किसानों की आय बढ़ाने छोड़े, एमएसपी के लिए कानून बनाने के बारे में तक की इन्होंने बात नहीं करी है। इनका तो एक ही नीति और नियम है कि 1.5 GB डाटा दो और 80 करोड़ लोगों को 5 kg आटे की बात जरूर करेंगे। ये है मोदी जी की गारंटी। ये सारे जितने अवधेश भाई ने जो बातें की हैं ये सारे जुमले हैं। इस तरह के वादे करते आए हैं। मैं इनसे पूछना चाहूंगा, आज अगर 10 साल के अंदर 2 करोड़ युवाओं को नौकरी दी होती तो आज कितनी करोड़ 20 करोड़ युवाओं को नौकरी मिलनी चाहिए थी, लेकिन उस पर बात नहीं करेंगे। आपने कहा था किसानों को आय डबल करेंगे। आज 27 रुपए किसानों की आय है और 70 किसान शहीद हो गए हैं। जो आप काले कानून लेकर आए थे, अगर वो काले कानून सही थे तो मोदी जी ने वापिस क्यों लिए, ये भी बता दीजिए आप। देखिए, जनमानस के मुद्दे हैं, आप उन पर चर्चा नहीं कर रहे हो। आप बस इधर की बात उधर रख रहे हो, उधर की बात इधर रख रहे हो। आपको पता है कि जनमानस के मुद्दे अगर हम छेड़ेंगे और उसमें जनता जो आप पूछने लग रही है तो आपको उसका जवाब देना भारी पड़ जाएगा अवधेश भाई। और मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूंगा गुप्ता जी, 50 से 70 जगहों पे जो सत्ताधारी दल है उनका विरोध का सामना करना पड़ा है। अब जनता खुलकर इनको दौड़ा रही है और भगा भी रही है, उनसे सवाल पूछ रही है। देखिए, आपसे मैं पूछना चाहूंगा, आप सनातन धर्म की बात करते हैं, हिंदू धर्म की बात करते हैं, अच्छी बात है। हम भी हिंदू धर्म को मानते हैं, सनातन धर्म को मानते हैं, लेकिन इससे पेट नहीं भरता। पेट भरने के लिए रोजगार की जरूरत होती है, तो रोजगार मोदी सरकार ने नहीं दिए। और अगर हमारी सरकार आएगी तो हमने पहले ही उसमें कहा कि 30 लाख नौकरी को पक्की करेंगे, एमएसपी को हम कानूनी गारंटी में लाएंगे, और जो आबादी महिलाओं की बात करते हैं, आधी आबादी की, आपने देखा आप इनके साथ खड़े होते हैं। ब्रजभूषण जो रेपिस्ट करता है, कुलदीप सिंगर रेप करता है, उनको बचाने के लिए तो आप खड़े हो जाते हो। तो महिलाओं के मान सम्मान की आप बात नहीं करते हो, और यहाँ हमें राष्ट्रवाद का पाठ पढ़ा रहे हो आप अवधेश भाई। देखिए, हमारी जब सरकार आएगी, हमने तो साफ कहा है कि महंगाई हो, मणिपुर हो, हम उनमें महंगाई। दीप चंद्र जी, जब आपकी बात होती है तो आप धर्म पर सवाल खड़े करते हैं, सेना का मनोबल गिराने की कोशिश करते हैं। जो बीते दिन पहले हमने देखा
कि शहीद बता दिए नक्सलियों को, इस तरह की बातें की जाएंगी, तो देखिए, कैसे फिर भरोसा कर पाएगा कोई आपके नेताओं पर? गुप्ता जी, सेना का हमेशा सम्मान हुआ है। आपके चुनावी माध्यम से कहूंगा, अगर मैं हूँ या कोई भी अगर सेना को नक्सलवादी कहता है, चाहे वो मेरा नेता हो चाहे किसी का भी नेता हो, मैं उसको विरोध करता हूँ, पहली बात। दूसरी बात, आज ये बताइए जो अग्निवीर योजना ये जो थोप रहे हैं मनमर्जी से, क्या देश का युवा उससे क्या अवधेश भाई बताइएगा, 4 साल की नौकरी, बाकी क्या तो करेगा? आपने कहा ना कि आपकी सरकार आएगी तो उस योजना को बंद ही कर देंगे। हम तो बंद करेंगे इसको, हम तो कह रहे हैं तो हर चीज को बंद कर देंगे, जो देश हित की चीज होगी उसको ये बंद करेंगे। जनमानस के मुद्दे हम मुद्दों को लेकर चर्चा कर रहे हैं, और हम ये झूठे वादे हटाई गई है उसको बाहर कर मुद्दों पे देंगे। बात कर रहे हैं, मुद्दों पे ही चर्चा कर रहे हैं। देखिए जुमले वादे मैं आपको जुमले वादे रख दूंगा, ले जाएंगे ये, उस पर नहीं बात करना चाह रहे। अब अवधेश भाई ये चीज नहीं बताएंगे 10 साल में कितने युवाओं को नौकरी दी है आपने, बताइए आप अवधेश भाई, आप तो डाटा लेके बैठे होंगे ना। आप मैंने आपको आंकड़ा किया था, शायद आपने सुना नहीं होगा। आंकड़ा तो वो तो जुमलों में आंकड़ा है, कानूनी आंकड़ा आपका, हकीकत में क्या है ये बताइए ना। आपके देश की वित्त मंत्री कहती है जो इलेक्ट्रोल बोर्ड है वो गलत बोर्ड है, वो गलत है। सरकार से चंदा चोरी भी कर रही है और वसूली भी कर रही है, तो आपकी वित्त मंत्री गलत कह रही है क्या? नौकरी करता है, 3 गुना वृद्धि हुई है पीएफ अकाउंट्स में। और एमएसएमई की यदि हम बात करें, 3,16,05,581 एमएसएमई में जो माइक्रो इंटरप्राइज का रजिस्ट्रेशन हुआ है। दीपचंद्र जी, आंकड़े समझिए आप, मैं ऐसी हवाबाजी नहीं कर रहा हूं। पीएफ अकाउंट उसी के होते हैं जो नौकरी करता है। शायद दीपचंद्र जी की आवाज कट गई है। ठीक है, मैं आपके पास लौटूंगा अवधेश जी। डॉक्टर परमवीर जी, आप मुझे थोड़ा समझाइए, दावे दोनों दलों ने किए, लेकिन किसके दावे असरदार साबित हो सकते हैं? एक तरफ राष्ट्रवाद, एक तरफ धर्म, हर चीज, हर मुद्दों को बहुत बढ़ चढ़कर उठाया जा रहा है। हालांकि मुद्दा महंगाई नजर नहीं आता, रोजगार नजर नहीं आता, ये जो बेसिक मुद्दे हैं, किसके दावे खोखले और किसके दावे दमदार नजर आते हैं? डॉक्टर परमवीर जी, देखिए, भारत कोई एक कह देना कि छोटा सा देश नहीं है, ये दुनिया के ऊपर प्रभाव डालने वाला एक राष्ट्र है। देश से बढ़कर राष्ट्र होता है, तो राष्ट्र के जो मुद्दे हैं वो बहुत बड़े हो जाते हैं और उसमें धर्म का बहुत बड़ा हिस्सा होता है इसमें। ठीक है डॉक्टर परमवीर जी, अपनी बात को कंप्लीट कीजिएगा, लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है और वार्ड क्रमांक 25 के पोलिंग बूथ क्रमांक 278 पर मारपीट की खबर सामने आई है छिंदवाड़ा में। जी हां, भाजपा और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में भिड़ंत हो गई है, मारपीट हुई है। बीजेपी और कांग्रेस के नेताओं में दोनों पक्षों में जमकर मारपीट हुई, कुर्सियां भी तोड़ दी गई। जो छिंदवाड़ा, जहां पर वर्चस्व की लड़ाई एक तरफ देखने को मिल रही है, कमलनाथ का गढ़ माना जाता है, और यहां पर वोटिंग जारी है, वोटिंग के बीच मारपीट की तस्वीर सामने आई। ये तस्वीर आप देखिए, ये तस्वीरें हैं जब एक तरफ वोटिंग चल रही थी और वहीं पर भाजपा और कांग्रेस के नेता आपस में भिड़ गए, आपस में लड़ गए, जमकर कुर्सियां चली। तो इस तरह से जीत के दावे किए जाते हैं। एक तरफ बीजेपी लगातार दावा करे कि छिंदवाड़ा जो कांग्रेस के कब्जे में है, उस कब्जे को अभी हम अपने पाले में कर लेंगे, यानी कि छिंदवाड़ा को हम जीत लेंगे। लेकिन देखिए किस तरह से गुंडागर्दी देखने को मिल रही है। आम जनता मतदान करने जाती है, लेकिन मतदाताओं को क्या डराने और धमकाने की कोशिश की जा रही है, मारपीट यहां पर हो रही है। देखिए दोनों ही पक्ष आपस में किस तरह से भिड़ते हुए नजर आ रही हैं। यह एक्सक्लूसिव तस्वीर हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं जब बीजेपी और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में भिड़ंत हुई। और देखिए किस तरह से, हालांकि पुलिस ने रोकने की पूरी कोशिश भी की और काफी देर के रोकने के बाद स्थिति सामान्य हुई, लेकिन जमकर कुर्सियां चली, जमकर एक दूसरे को पीटा गया, कई लोग जख्मी हुए। हालांकि वजह क्या है भी साफ नहीं हो पाई है, लेकिन आपको बता दें कि एक तरफ मतदान चल रहा था और मतदान के दौरान ही किस तरह से मारपीट हुई। भाजपा और कांग्रेस के जो कार्यकर्ता है, जो नेता है, वो पोलिंग स्टेशन के बाहर ही खड़े हुए थे, लेकिन इस दौरान दोनों ही पक्षों में जमकर मारपीट होने लगी। तो ये छिंदवाड़ा की तस्वीर है जहां पर एक पोलिंग स्टेशन में मारपीट की तस्वीर सामने आई है। एक तरफ वोटिंग लगातार हो रही है। अवधेश, एक तरफ छिंदवाड़ा को जीतने का दावा लगातार किया जाता है और पूरी कोशिश भी की जाती है, लेकिन ये क्या बीजेपी और कांग्रेस के नेता आपस में भिड़ गए, इस तरह से छिंदवाड़ा को जीतेंगे? अवधेश जी, नहीं देखिए, ये जो लड़ाई झगड़ा है ये गलत है। अब क्या हुआ क्या नहीं हुआ वो तो बाद में पता चलेगा जब उस पर पूरी इंक्वायरी बैठेगी। क्या है क्या नहीं है इसमें भी कुछ कहना सही नहीं, लेकिन इस तरह से जो है
लड़ाई झगड़ा करना सही नहीं है। लोकतंत्र का महापर्व है। देखिए लोग जो बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं, एक उत्साह देखने को मिल रहा है। वहीं यदि ऐसी हरकतें होती हैं किसी के द्वारा तो वो गलत है। मैं उसकी निंदा करता हूँ। जी जी, अगर हम बात करें छिंदवाड़ा की, छिंदवाड़ा में हमने देखा कि तमाम नेता पहुंचे। कैलाश विजयवर्गीय जो कि जिन्होंने अपना ज्यादा प्रचार नहीं किया, उससे ज्यादा वो छिंदवाड़ा लगातार प्रचार करते हुए नजर आ रहे इस बार। और कैंप लगाया हुआ है तमाम नेताओं ने, रात भर यहां पर रुक रहे हैं। पहली मर्तबा हमने देखा अमित शाह रात गुजारते हैं छिंदवाड़ा में। इतना ज्यादा मतलब कि पूरी ताकत लगा दी छिंदवाड़ा कैसे भी करके इस सीट को छीनना है कांग्रेस से। देखिए छिंदवाड़ा की बात हम करें तो एक यहाँ पे वर्चस्व की भी लड़ाई कह सकते हैं। बाकी ऐसा है कि देखिए एक सीट कांग्रेस के पास है यहाँ पे, तो वहां की जो जनता है वो उसका जो रुख जो बदला है वो किसी न किसी कारण बदला है। आपको पता है ये वाली बात सारी। तो जो जा रहे हैं जो नेता, तो हमारे ये नहीं है छिंदवाड़े जा रहे हैं, तो हर क्षेत्र में जा रहे हैं। वहां क्या है कि वहां की जो जनता है, जब मैं बताऊं आपको, जैसे अमेठी थी पहले, अमेठी कांग्रेस का पूरा गढ़ था। ठीक है, जब भाजपा की वहां से हमारी जो ये स्मृति ईरानी जी लड़ी वहां से चुनाव, उसके बाद वो खाली हो गया वहां से। इसी तरह से इस बार छिंदवाड़ा भी खाली हो जाएगा कांग्रेस से। ठीक है, देखते हैं। बहुत अच्छा लगा अवधेश जी आपके साथ चर्चा करने में। बहुत धन्यवाद आपको हमसे बातचीत करने के लिए। और दीपचंद्र जी आपका भी बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। दर्शन एक बार ताली बजा के हमारा आशीर्वाद दे। श्री कृष्णकांत चंद्रा जी, श्री सौरभ सिंह जी, डॉक्टर खिलावन साहू जी, डॉक्टर दिनेश लाल जांगड़े जी, गुलाब सिंह चंदेल जी, सनम जांगड़े जी, सुभाष जालान जी, प्रशांत सिंह ठाकुर जी, इलादर सुल्तानिया जी, श्रीमती संगीता सिंह जुदेव जी, श्री संतोष लहरे जी, धनीराम धीवर जी, श्री गिरधर गुप्ता जी, श्री केशव चंद्रा जी, श्री चुन्नीलाल साहू जी, इंजीनियर रवि पांडे जी, चौलेश्वर चंद्राकर जी, श्रीमती गीतांजलि पटेल जी, और बहुत ही लंबा नाम है, मैं क्षमा चाहूं, समय लग जाही। मंच में विराजमान सबो हमार पार्टी के नेतागण, महिला नेत्रीगण, और आज के नामांकन रैली में जांजगीर लोकसभा के एक क्षेत्र से, गांव से आए सभी हमारे देवतुल्य कार्यकर्ता भाई बहनीमन, मतदाता भाई बहनीमन और हमारे प्रेस के मित्रमन, हमारे नेता मला सुन चुके हैं। हमारे प्रत्याशी भी आप से आशीर्वाद मांग चुकी से, हमारे डिप्टी सीएम साहब भी सब बात बताई है। मैं तो यही कहे पर आए हो, जैसे हमारे डिप्टी साहब भी कहें, सीएम साहब भी कहें कि अभी के ये लोकसभा चुनाव कोई साधारण चुनाव नहीं है, बड़ा महत्वपूर्ण चुनाव है। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ला तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाए के चुनाव है। आप पर सब सहमत हो कि नहीं? तीसरी बार बनाए पर सहमत हो ना? तो दोनों हाथ उठा के एक बार हमारे नेता वाला बताओ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसा प्रधानमंत्री जो गरीब के बेटा है और 140 करोड़ भारतवासी अपन परिवार मानते और सबके सुख दुख पर रात और दिन चिंता करते। 24 घंटा में 18 घंटा काम करते। आज तक एक दिन छुट्टी नहीं ली से। 10 साल प्रधानमंत्री होकर पहले गुजरात के 4 बार मुख्यमंत्री, आज तक एक दिन छुट्टी नहीं ली से। तो ऐसे प्रधानमंत्री ला तीसरी बार फिर बनाना है ना, जो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास ये मूल मंत्र मानते हुए पूरे देश के गांव, गरीब, किसान, मजदूर पर काम करते। और पूरी दुनिया में आज भारत के डंका बाजत है मोदी जी के कारण। बाजत है कि नहीं? हमारे 140 करोड़ भारतवासी के सम्मान बढ़ाई से पूरा दुनिया में। तो ऐसा प्रधानमंत्री जी हमारा तीसरी बार बनाना है। उमन के संकल्प है कि 2047 तक इस देश को विकसित भारत के रूप में खड़ा करना है और आने वाला 5 साल में
देश का आर्थिक रूप से तीसरा बड़ा ताकत बनाना है। तो ऐसा ये चुनाव है, बड़ा महत्वपूर्ण चुनाव है और भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी श्री कमलेश जांगरेला पर प्रत्याशी बनाई से तो आप वाला सबला आशीर्वाद देना है। कमलेश जांगरेला 7 महिला अपन बहुमूल्य वोट ला कमल छाप में देना तो है। आप सभी देवतुल्य कार्यकर्ता भाई बहन आया तो दिलवाना भी है। सबला कमलेश जांगरे अपना समझना है कि नहीं। इतना बड़ा क्षेत्र हो जाते लोकसभा के कि 5 साल रोज घूमे ले भी एक गांव में जाना संभव नहीं है। काबर की मैं 20 साल सांसद रहे हूं तो 20 साल में भी शायद रायगढ़ के कोनो गांव मात की सोई। तो इतना बड़ा क्षेत्र होते तो 1 महीना में प्रत्याशी हर गांव में जा पाई संभव नहीं है। इसलिए आप सबसे आग्रह है, सब आप अपना कमलेश जांगरे मानते हुए मतदाता के बीच में जाना है और हमारे मोदी जी के जो काम है 10 साल के और अभी हमारे 3 महीना के काम है और डॉक्टर रमन सिंह के 15 साल के काम है कि नहीं। गांव गरीब किसान मजदूर वो सब काम ला बताना है, याद दिलाना है, मतदाता ला याद दिलाना पड़ते। तो आज ऐसा कोई घर हुई जो कोई लाभ नहीं मिले हुई, एक घर ऐसा नहीं हुई, वो कांग्रेसी घर भी हुई तोला भी मोदी सरकार के लाभ मिले हुई या डॉक्टर रमन सिंह के 15 साल के सरकार के लाभ मिले हुई या अभी हमारे 3 महीना के है ना धान के बोनस मिले हुई या अंतर के राशि मिले हुई या वहां के हमारे मातारी बंधन योजना के पैसा मिले हुई। तो सब ला जाके बताना है भाई कि 7 मई के सबका वोट कमल छाप में मिले। और ये कांग्रेस तो ठगरा पार्टी लबड़ा पार्टी है ना। 5 साल ठगीस की नहीं सरकार में कई ठन वादा करे रही, 36 ठन वादा करे रही छत्तीसगढ़ में। 5 साल में एक वादा पूरा हुई, एक भी वादा पूरा नहीं हुई। बल्कि छत्तीसगढ़ 5 साल में क्या बना दिन, भ्रष्टाचार के घर बना दिन, अपराध के घर बना दिन। आज भ्रष्टाचारी बन जेल के अंदर में है, कोयला में भ्रष्टाचार करीन, रेत में करीन, शराब में करीन और तो और डीएमएफ के राशि में और नरवा गरवा घुड़वा बारी में गोबर तक खा गिन। और मैं तो सुने हूं, मैं अध्यक्ष रहे प्रदेश के उस समय आपन के यहाँ के जो आपन के नहीं कहना चाहिए कांग्रेस के जो प्रत्याशी है कौन है भाई, उस समय नगरीय प्रशासन के विभाग के मंत्री रही शिव डहरिया, वो खुद बहुत बड़ा भ्रष्टाचारी है। 152% में नगरीय क्षेत्र की जमीन बेचे के काम करीन और आरंग में मला मालूम है 200-300 गरीब मने जमीन के पट्टा के आवेदन करे रही, लेकिन वो 200-300 गरीबन के पट्टा तो खारिज हो गए। लेकिन काकर खड़ा रही तो सबसे बड़ा गरीब आरंग में कौन, शिव डहरिया, सबसे बड़ा गरीब आरंग में शिव डहरिया। तो ऐसा लुटेरा जमीन के ओकर धर्म पत्नी के भी काम मालूम हुई, सरकारी घर में कब्जा करके कैसे ऑफिस खोले रही है कि नहीं। तो ऐसा व्यक्ति यहाँ सांसद बने तो इस क्षेत्र के कोई भलाई हुई, फिर यहाँ जितना जमीन जगह दे के सब अपन नाम करा ली। तो ऐसे सतर्क रहना है। और बता चुके ने हमारे डिप्टी सीएम 3 महीना में हमन जो मोदी के गारंटी ला करे हैं सब काम सहायता हुई से कि नहीं, और बाकी काम भी सहायता हुई। अरे मन गलत फहमी फैला थे कि छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार है, दिल्ली में बनाओगे तो ये आरक्षण खत्म हो जाएगा। कोई आरक्षण खत्म होने वाला नहीं है, चाहे वो एसटी के हो, एसटी के हो, ओबीसी के हो। हमारे प्रधानमंत्री बोल चुके हैं, अभी 3-4 दिन पहले हमारे देश के गृह मंत्री खैरागढ़ के सभा में फिर वो बात दोहरा चुकी है, जब तक हमारे सरकार में रहो ये आरक्षण समाप्त होने वाला नहीं है ना। और ये जो महतारी बंधन योजना है
एक विषय में भी गलतफहमी फैलाते हैं कि ये खाली चुनाव तक है, उसके बाद ये बंद हो जाएगा। मैं मुख्यमंत्री के नाते आपको कहता हूं कि ये बंद नहीं होगा, बल्कि हर महीना पहली सप्ताह में हमारे माता बहनी मन के खाता में 1000 रुपया सरकार भेजे के काम करिए। अब 1 लाख रुपया के फार्म कांग्रेस के भरवा थे हमें विश्वास रखते एमन करी, ये बिल्कुल ठगे के काम है। 5 साल जैसे ठगे वैसे फिर ये लोकसभा में भी वोट ठगे के लिए 1 लाख के फार्म भरवा थे। Welcome to Greater Valley, a school that takes immense pride in its conducive learning environment